बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश कर दिया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया और स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया। इसमें से एनडीए को 5 घंटे दिए जाएंगे, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है और सदन में बिल पर चर्चा इस वक्त भी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सदन में चर्चा अब इस वक्त वक्फ बिल को लेकर चलती हुई, जिसमें लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसे लेकर किरण रिजिजू ने यह कहा कि देखिए सुझाव 284 तरीके से हमारे पास पहुंचे थे। 25 राज्य सरकारों ने अपनी बात को भी इसमें शामिल किया और सभी के सुझावों को शामिल करते हुए ये संशोधित बिल जो है वो सामने लाई गई। अब संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. तो वक्फ संशोधित बिल को पेश किया जा चुका और इस पर सदन के अंदर चर्चा भी होती हुई। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में, जहां पर इस वक्त किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वक्फ क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वक्फ क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वक्फ उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक्फ क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा
बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में। सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज़्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये
ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से। आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंदुराई विलेज तमिलनाडु में, उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहाँ मस्जिद भी नहीं था, कभी वहाँ मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिरी में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं इसी लाइन के साथ। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, मैं, हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे, हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहाँ रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लूं, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। श्री गौरव गोगोई। तो वक्त संशोधन बिल पर लोकसभा में इस वक्त चर्चा चलती हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से कभी भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसमें सभी की सहभागिता हो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। साथ ही महिलाओं के अधिकारों की हितों की रक्षा करने का प्रावधान जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 का जिक्र किया गया, कहा गया कि आर्टिकल 40 जो किसी भी संपत्ति पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा कभी भी कर सकता था, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं और संविधान के तहत उनके इस अधिकार की रक्षा करना हम सबका दायित्व है और इसीलिए सबका साथ जरूरी है। तो वक्त संशोधन बिल का विरोध कर रहे लालू प्रसाद और आरजेडी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए एक पुराना वीडियो
जारी किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखिए शेयर किया गया है। उन्होंने 2010 की संसद की कार्यवाही का एक क्लिप पोस्ट किया जिसमें लालू प्रसाद खुद वक्फ बोर्ड पर लोगों की जमीन को हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए जरा। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं, देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत। तो देखिए लालू यादव जी ने 2010 में संसद में स्वीकार किया था। सम्राट चौधरी ये पोस्ट करते हैं कि वक्फ बोर्ड में जमीन को कब्जा करने की जो बात है, कब्जे के नाम पर भारी लूटपाट चल रहा है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से यह पोस्ट किया जाता है और पोस्ट करते हुए यह कहा गया कि ये आज जिस बात का विरोध कर रहे हैं उसी बात के किसी वक्त 2010 में ये हिमायती हुआ करते थे। आज अपनी ही बात से मुकरते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत हित साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने लिखा कि लालू यादव जी ने 2010 में संसद में स्वीकार किया था। आपने वो पोस्ट भी देखा जिसमें सम्राट चौधरी के वीडियो शेयर करने के बाद से एनडीए के नेता आरजेडी पर वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आरजेडी ने लालू प्रसाद के बयान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा दिया। 2010 में यही लालू यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वहां खड़े होकर वक्फ में जो गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इससे मुक्त करने की बात कर रहे थे और कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जब सरकार उस बिल में संशोधन कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। देखिए लालू जी के जिन संदर्भों और जिन भाषणों की चर्चा की जा रही है उसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए कड़े कानून की बात की है। उन्होंने स्पष्टता कहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो डाक बंगला के इर्द गिर्द है, जो सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। और उन्होंने वक्फ के अधिकार पे किसी तरह की कटौती की बात नहीं की थी, बल्कि वक्फ को और अधिकार दिए जाने की बात की थी। ये माननीय लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट में 2010 में वक्फ के जमीन के संदर्भ में कह रहे हैं कि बहुत सारे पटना के स्थलों पर वक्फ की जमीन को लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दिया है। तो आज वोट के सौदागर के रूप में वक्फ संबंधी बिल का विरोध कर रहे हैं। ये वोट के सौदागर हैं और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वाले आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार और बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमानों को यह पता चल गया कि विपक्ष वोट के लिए उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद इन्हें मजा वो चखाएंगे, गुमराह करने के लिए चेहरे पर कालिख पोतेंगे। देखिए, पूरे देश के हित में बिल है, उस समाज के हित में बिल है। या पहले ना आना चाहिए था, लेकिन पहले कांग्रेस को यह ताकत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस से वोट की राजनीति करती थी और नरेंद्र मोदी देश के कल्याण की राजनीति करते हैं, इसलिए बिल को लाए हैं। इसमें जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वह किसी समाज के लिए भी नहीं लगाई जाएगी दूसरे के लिए, और न सरकार के खजाने में आएगी। वह सीधे पैसा और सारे संपत्तियां, सारे जमीन जायदाद उसी समाज के लोगों के विकास के लिए लगाई जाएगी। सीधे वोट के लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन पूरे के पूरे समझदारी पे उस समाज के लोगों को आ जाएगा, फिर इन लोगों को वह लोग माने धूल चटाएगा, इन लोगों के माने चेहरे पर कालिख पोतेगा कि आप हमको गुमराह करने का काम कर रहे थे। तो वहीं भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर कहा कि तेजस्वी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, वो मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। साथ ही संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को एक शाधारी सनातनी बता दिया।
मुसलमानों के हित में यह है। और विपक्ष जो है मुसलमानों का हितैषी नहीं है, वो तो मुसलमानों को बरगलाने का काम करता है। और तेजस्वी यादव की आप बात करते हैं, वो तो इच्छाधारी नाग की तरह है, इच्छाधारी सनातनी की तरह है कि मंदिर में गए, टिक्का लगाए और उसके बगल में 10 डेग पर गए, टिक्का हटा के टोपी पहन ली। और नाग जब डसता है तो एक आदमी पर जहर फैलता है, एक आदमी जो है उससे जो है प्रताड़ित होता है। लेकिन इन लोगों की भाषा से जो पूरे समाज को डसने का काम कर रहे हैं, अब पूरे समाज जो है इनसे बरगलाता है और प्रताड़ित करते हैं। तो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जयसिंह संजय तरावकी की तरफ से बयान दिया गया कि तेजस्वी यादव इच्छाधारी सनातनी है। आरजेडी ने इस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। संजय सरावगी जी, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप तो दो मुंहा सांप हैं, और दो मुंहा सांप के साथ साथ 2% का वोट है आपके विधानसभा क्षेत्र में, और समाज को बांटते बांटते आप वहां पर चुनाव जीतते हैं। और हाँ, जनता को जानना चाहिए, आज दरभंगा महाराज भी संजय सरावगी जी से नीचे हैं। जो सेंसेक्स होता है ना, सेंसेक्स में आज दरभंगा महाराज भी कुछ मामलों में संजय सरावगी से नीचे हैं। सनातनी फांसीवाद पृष्ठभूमि से इनका नाता है, इनका डीएनए भी वही है। सनातन से क्या मतलब भाजपाइयों को? इस देश में हर धर्म के लोगों का जीने का भी अधिकार है, और धर्म को अपनाने का किसी व्यक्ति का उसकी अपनी स्वतंत्रता है। सनातन को कमजोर करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश भर में सनातन के नाम पर जो दुकान चलाती है, बल्कि आदमी कुकृत्य को अंजाम देती है। तो वहीं बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने वक्फ बिल का समर्थन किया और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, कुछ लोग तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको दिखाना है कि हम बहुत बड़ा रहनुमा है समाज के, और तथ्य से परे है, तथ्य की जानकारी नहीं है। देखिए, सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो किसी का विरोधी नहीं है। किसी के भले के लिए, समाज के भले के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, और उस वक्फ के जो प्रॉपर्टी है उसको सही यूटिलाइजेशन करने के लिए लाया गया बिल है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़ी हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इलाज के लिए लालू प्रसाद अब दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली में ही उनका इलाज होगा। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी है। कई गंभीर बीमारियों से लालू प्रसाद जूझ रहे हैं इस वक्त। अब बताया जा रहा है कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है और इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर उनका इलाज इससे पहले भी होता रहा है। बेहतर इलाज के लिए अब वो दिल्ली जाने वाले हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कि रवानगी कब होती है, लेकिन इस वक्त ये खबर जहां पर इलाज के लिए लालू प्रसाद दिल्ली जाने वाले हैं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तो ये खबर आरजेडी के लिए एक तरीके से परेशानी का सबब जरूर, क्योंकि लालू प्रसाद काफी वक्त से पटना में ही मौजूद थे और उनका मार्गदर्शन जो है वो लगातार आरजेडी को मिल भी रहा था। लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आने के बाद जरूर जो शुभचिंतक हैं उनके लिए परेशानी। हालांकि इलाज के लिए वो जाने वाले हैं दिल्ली।